आदाब कशर खबर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो बुनियादी ढांचे के हवाले से खास तौर पर काम करेंगे। शबीर शाह से मुतल्लिक एक केस में अदालत के फैसले को अच्छी खबर करार देते हुए उन्होंने कहा कि दर हकीकत शाह जैसे दीगर लीडरों को भी रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ऐसी वज़ीर-ए-आला थीं जिन्होंने बीजेपी के साथ रहकर मासूम बच्चों के खिलाफ दायर 12,000 एफआईआर को रद्द किया। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने पोठा को खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 पर काम करना पीडीपी की तरजीह है। मुफ्ती ने कहा कि वो एक ताकतवर वज़ीर-ए-आला रही हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के मुताबिक अब यहाँ चपरासी का तबादला भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस और पीडीपी साथ आए तो उन्होंने लोगों की तरक्की के लिए काम किया और इस बीच सहाफ़ी सईद तजम्मुल पीडीपी में शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में और यूटी वाले सेटअप में वो सीएम बनना मुनासिब नहीं समझती है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो जो है ये असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी बराए कश्मीर एडवोकेट शौकत मीर ने कहा कि लगता है महबूबा मुफ्ती की यादाश्त कम है। महबूबा ने बीजेपी के साथ मुआहदा किया था और अब वो अलहदगी पसंदों को रिहा करने की बात कर रही हैं। मीर ने कहा कि महबूबा दूध और टॉफी का तबसरा याद रखें। मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है तो उन्हें इलेक्शन लड़ने दें। अगर अदालत ने शबीर शाह या किसी अलहदगी पसंद को क्लीन चिट देने का फैसला किया है तो एनसी इसका खैर मकदम करती है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने महबूबा मुफ्ती को उनके उस मुतालबे पर निशाना बनाया कि जेलों में बंद अलहदगी पसंदों को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडीपी जैसी पार्टियां खुलकर अलहदगी पसंद नजरिए की हिमायत कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर भी महबूबा मुफ्ती को इस तरह के मुतालबात करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपांशु भट्ट कांग्रेस लीडर, मंजूर भट्ट साहब बीजेपी के लीडर और एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब पीडीपी के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम करती हूं मैं न्यूज़ 18 में। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी ताहिर साहब आपके पास। इकबाल ताहिर साहब, महबूबा मुफ्ती ने फैसला लिया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, उनको नहीं मुनासिब लगता कि यूटी के सेटअप में वो इलेक्शन लड़े। क्या वजह इसकी? क्या ये कहीं ना कहीं जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले फैसला लिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक कि ये यूटी है और जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता, क्या उस वजह से, या फिर वो देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो है अपोजिशन सामने आई है बीजेपी के एनसी और कांग्रेस के अलायंस की शक्ल में, इस वजह से उनको लग रहा है कि पीडीपी का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। वजह क्या है इसकी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहले जो महबूबा जी ने कहा है इलेक्शन न लड़ने के लिए, ये बात उन्हें आज नहीं कही है, बल्कि कई सालों से वो ये बात कह रहे हैं कि जब तक 370 रेस्टोर नहीं होगा और जब तक जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक हैं उनको रेस्टोर नहीं किया जाएगा, तब तक वो इलेक्शन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, वो तब तक वो नहीं लड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हमारी नज़र में जो हुकूमत साजी है या आप चीफ मिनिस्टर की पोजीशन अचीव करते हैं, उसका एक मकसद है। ये खाली कुर्सी के लिए नहीं है। पिछली बार जब हमने हुकूमत बनाई और जो हमारी पार्टी के मुफ्ती साहब थे और महबूबा जी थी, ये जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने वो काम किए जो हमारे एजेंडा में हमेशा थे। जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, हमने जब भी कोई भी हुकूमत बनाई, चाहे वो कांग्रेस के साथ थी चाहे वो बीजेपी के साथ थी, उसका एक एजेंडा बैलेंस था, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जिसके तहत हमने हुकूमत बनाई और उसके बाद हमने उसको अमलावर लाया। जब कांग्रेस के साथ हमारी हुकूमत थी, हमने उस वक्त कहा था यहाँ पे जो कोटा है उसको हमने रिवोक किया, हमने क्रॉस एलओसी ट्रेड एलो किया, हमने जो सियासी कैदी हैं उनको रिलीज किया, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ लोग खुल के जी सकते थे, खुल के बात कर सकते थे, सबको पीडीपी ने जो है हर बार अपने एजेंडे को, जो उनका एजेंडा रहा है उस पर चलिए, उस पर जो है काम किया है। दीपांशु, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला ये स्टैंड था उमर अब्दुल्ला की, जब हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता है, पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। आपकी अलायंस पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे कि पहले जो एक बात कही गई और अब उससे मुकर गए हैं उमर अब्दुल्ला, क्या वजह इसकी?
बेहतर तो ये रहेगा आप किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन पर को क्योंकि सवाल पूछिए। आपकी अलायंस मगर पार्टी है, आप लोगों के हाँ, बीच दरमियान बातचीत हुई मैं है जवाब इस दे पर? रहा हूँ जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलायंस है, और कोई भी नेता जो सही मायनों में जनता की आवाज बनना चाहता है, सही मायनों में जनता के जो मसलियात है उनको हल करना चाहता है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल पावर के जरिए से ही वो जनता की आवाज रख सकता है और जनता के समस्याओं का समाधान दे सकता है। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस से ही दूर रहते हैं तो आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी तो बातें क्या कीजिए, ये जितने बात बड़े बड़े पहले प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस पता थी? कीजिए। देखिए, ये बात तो महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, दोनों को ही पहले से पता थी। कोई बात नहीं, पहले तभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो आपको अच्छी जानकारी देंगे कि पहले स्टैंड क्या था, अब स्टैंड बदलाव क्यों हुआ। लेकिन जो स्टैंड अगर बदला भी है, चुनाव लड़ने का जो फैसला भी लिया गया है, ये अच्छी बात है। जमहूरियत में एक नेता को, एक पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी कौम की खिदमत करनी चाहिए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। ये तो एक वेलकम मूव है, ये तो बहुत चले अच्छी बात है। ठीक है। मंजूर साहब क्या कहेंगे? जो बात पहले उमर अब्दुल्ला ने की थी उससे यू टर्न तो वो ले चुके हैं, गांदरबल से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती इस बात पर कायम है कि वो यूटी के सेटअप में चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए मुनाज़ा जी, ये यू टर्न इनकी परंपरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, क्योंकि इनकी बातें करनी में कुछ और कथनी में कुछ और होता है, करनी में कुछ और होता है। महबूबा मुफ्ती साहिबा वही है जिनने कहा आर्टिकल 370 जब तक वापस नहीं आएगा तब तक इलेक्शन हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, या यहाँ झंडा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। या जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा मैं इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करूंगा जब तक यूटी ये स्टेटहुड वापस नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी एक पुरानी पॉलिसी है जो ये पिछले 70 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, धोखेबाजी की। लेकिन हाँ, ये सच बात है, आज पूरे भारत के लोगों को खुश होना चाहिए, उनके लिए उत्साह का मौका है। जिस तरीके से आज आपने देखा जो इलेक्टोरल प्रोसेस में, जो डेमोक्रेसी प्रोसेस में आज वो लोग हिस्सा ले रहे हैं जो कभी अलगाववाद और पाकिस्तान की बात करते थे। आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है इनके दौर में कुछ और हुआ, पीडीपी कहती है हमारे दौर में ये हुआ, कांग्रेस दौर में, लेकिन इनको पूछिए आपके इलेक्टोरल प्रोसेस में क्यों आज तक कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टी फेल रही है लेने में। आज आप देखिए कि किस तरीके से जो वोटर पार्टिसिपेशन है, कितना वोटर आज कितने लोगों ने आज ठीक है। ये भी आपको बता दें, याद दिला दें कि काफी अरसे बाद, 10 साल बाद ये असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल होने में काफी वक्त लगा दिया, लेकिन ये बता दीजिए, आपने जिक्र किया कि अलहदगी पसंद नजरिए वाले लोग भी जो है इस प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं, एक तरफ तो बीजेपी खैर मकदम करती है उन तमाम तर लोगों का जो पहले अलहदगी पसंद नजरिए से वाबस्ता रहे हैं और अब जो है इलेक्शन प्रोसेस में वो लोग शामिल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से इस तरह के कोई बयान आते हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती का बयान आया था या फिर उमर अब्दुल्ला का बयान आया हो शबीर शाह को लेकर के या किसी को लेकर के, अलहदगी पसंद लीडरों में से किसी को लेकर के, तो उनको तनकीद का निशाना बीजेपी क्यों बनाती है? नहीं, देखिए एक बात हम साफ तौर पे स्पष्ट करेंगे, जो जेलों में बंद है और किसी ऐसी अन्य एक्टिविटी जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसके हक में नहीं है और उसको हम एनकरेज नहीं करते ना, सपोर्ट करते। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी मुनाज़ा जी, आज वातावरण जो जम्मू कश्मीर में बदल दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, तब जाके आज जो ये हालात बने हैं वोटर प्रोसेस में, आप देखिए कितने लोग आज कैंडिडेट बन रहे हैं। चाहे वो तो ये तो आपका नजरिया हुआ, ये बीजेपी का नजरिया हुआ सर मंजूर साहब। बीजेपी का नजरिया ये हुआ कि देखिए हालात कितने बेहतर हुए हैं, तो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि कितने लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फैक्ट है, बिल्कुल लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू, दूसरा नैरेटिव आपकी ऑपोजिशन का इसका यह है कि क्योंकि घुटन थी, वो लोग जो है बदलाव चाहते थे, वो अपनी हुकूमत चाहते थे, इस वजह से वो लोग जो है बाहर आए हैं। इकबाल ताहिर साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमने पहले भी ये बात कही है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए उस टाइम ऐसा एक माहौल था कि जो लोग बिल्कुल अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनकी बात कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बात करने की आज़ादी नहीं है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी जो उनमें गुस्सा है, जो एलिनेशन है, उसको कहीं पे रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो मौका मिला और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी जो नाराजगी है उसका इजहार किया और वो आपके सामने रिजल्ट्स आपके सामने। जो खानदानी सियासत महदूद रखी उसी को लेकर लोगों में गुस्सा था, और आज जो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रहा है वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है,
आज लोग डर के बाहर निकले और वो भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बनाया, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मौका दिया। वो तो नाराजगी आप पे है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या आज की गवर्नमेंट में नहीं है। लोग आज इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उमर अब्दुल्ला जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स फॉर चीफ मिनिस्टर पीडीपी हो या उमर अब्दुल्ला साहब, उनको तो रिजेक्ट किया पार्लियामेंट में। लोकसभा में इलेक्शन जिस तरह के वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले, क्या आप उससे इनकार करते हैं मंजूर साहब? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोकसभा में कश्मीर की सीटों पर जो वोट मिले, हम डेमोक्रेसी में मुल्क की जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, हम उस मुल्क में रहते हैं, यहाँ हर एक को अपना राइट लड़ने का। लेकिन मुझे बताइए, जो दावा करते थे यहाँ सियासी ठेकेदार जो बने थे, डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो चलाते थे, क्या उनको लोगों ने तमाचा नहीं मारा, उनको नकारा नहीं पार्लियामेंट? मंजूर साहब, आप अपने गिरबान में देखिए, आपकी पार्टी में कितना डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, वो आप देखिए। ये बंद करिए, ये ड्रामा बंद करिए। आपकी पार्टी में कितना डायनास्टिक पॉलिटिक्स है वो आप देखिए। देखिए 2019 के बाद में जिस तरीके से इन्होंने 370 को एब्रोगेट किया, यहाँ लोगों को बात करने की आजादी नहीं दी, चाहे वो मुलाजिम थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, चाहे वो आम इंसान था। नौजवान फ्रस्ट्रेट थे, कहीं चारों तरफ से करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 2000 जो भी हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उनको मौका मिला अपनी बात कहने का, और उन्होंने अपनी जो एलिगेशन है, अपनी जो नाराजगी है, उसको रिकॉर्ड किया और अपने वोट के बीजेपी को जवाब दिया। और इस इलेक्शन में भी इनको ये जवाब मिलने वाला। वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं मंजूर साहब। और इस तरह की एग्जांपल्स जो है आपकी ओपोजिशन पार्टियां दे रही हैं कि बीजेपी लगातार जो है डायनेस्टी की बात करती है, लेकिन उन्हीं की पार्टी में भाई को या इस तरह के रिश्तेदारों को भी आगे बढ़ाया जाता है। उसकी एग्जाम्पल तो खुद बीजेपी में भी है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, डायनास्टिक पॉलिटिक्स और आप कहेंगे बीजेपी में, उसमें अंतर है बहुत। और हम नहीं कहते कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता है, वो नहीं कहते। बात होती है जो मोनोपोली सिस्टम जम्मू कश्मीर में बनाया था, इनके खानदान से। मुझे बताइए, अगर इनके 12 या से 25 लीडर थे, उन 25 लीडरों में से किसी को हक नहीं था चीफ मिनिस्टर बनने का? क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब ही हमेशा श्रीनगर पे काबिज रहते थे पार्लियामेंट में? ये तो आज मजबूरी में उन्होंने आज पार्लियामेंट सीट श्रीनगर की छोड़ी है, क्योंकि उनको पता थी मुझे करा। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो खाली महदूद और बाप और बेटे और बाप और बेटी में था, उसको खत्म किया जम्मू कश्मीर की। दीपांशु जी क्या कहेंगे? ये परिवारवाद की जब बात आती है तो कांग्रेस जो है सरफहरिस्त होता है बीजेपी के लिस्ट में, तो ये सवाल जो है लगातार बीजेपी कांग्रेस पर भी उठाती है। देखिए, मैं जो ये बीजेपी के नेता है, इनकी मैं बात बहुत गंभीरता से सुन रहा था, और ये दोबारा साफ हो गया है कि बीजेपी का इतिहास और बीजेपी का भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों खराब है। उनको ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और जिन्होंने बयान भी दिया कि कांग्रेस पार्टी या बाकी अपोजिशन के जो दल थे वो बढ़ चढ़ के चुनाव का फेस्टिवल पेनिट्रेट क्यों नहीं करते सोसाइटी में। शायद उनको पता ही नहीं, चाहे 96 के चुनाव हो, 2002 के हो, 2008 के हो, तो उसके बाद 2015 में चुनाव हुए, उसमें जो बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके पीछे पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल काम कांग्रेस पार्टी ने किया, अन्य अपोजिशन पार्टीज ने किया। इनको शायद उसके बारे में मालूम नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुद्दे हैं, चाहे वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बोलना जरूरी नहीं है मंजूर साहब, बीच बोलना जरूरी नहीं है। आपकी बताइए कश्मीर में कब बनाया जाता था अमन से? बात सुनिए, हमने ही कश्मीर में जमहूरियत लाई है, हमने कश्मीर में जनवरी 15 अगस्त हमने कश्मीर में नॉर्मलसी लाई है। आपके राज में सबसे ज्यादा आतंकवाद जम्मू कश्मीर में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, सबसे ज्यादा गुर्बत जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर गर्द में चला गया है भाजपा की वजह से। और आज कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, आप तो लोकसभा में 3 कैंडिडेट नहीं ला पाए। मंजूर साहब, लोकसभा में 3 कैंडिडेट नहीं ला पाए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी कश्मीर में जमीन नहीं है, जम्मू में जमीन चली गई है। मुद्दों पे बात कीजिए इस वक्त मंजूर साहब। बेरोजगारी, यहाँ पे बढ़ता हुआ आतंकवाद, गुर्बत, यहाँ पे हर एक नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ पे ड्रग्स आपने फैला दिया है, यहाँ पे ठेकेदार आ गए हैं, स्मार्ट मीटर आ गया है, यहाँ पे टैक्स आपने लगा दिया है, पानी का भी टैक्स आप लेने वाले हैं। आपने यहाँ पे पानी का भी टैक्स आप लेने वाले हैं। आपको शर्म आनी चाहिए भाजपा की। मंजूर साहब, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? मंजूर साहब, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? मेरी बात सुनिए, मुझे कंप्लीट करने की डिबेट नहीं होती।
यहाँ पे मेरी बात सुनिए। ठीक है दीपांशु साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर मंजूर साहब के पास जाएंगे। आप कश्मीर में 3 अपने नेता नहीं खड़े कर सके चुनाव लड़ने के लिए, और अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी है। आपका कश्मीर से तो ग्राउंड साफ ही साफ है। जम्मू में चुनाव होने दीजिए, आपके लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। बुनियादी मुद्दों पे ठीक है। मंजूर साहब अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या करेंगे? फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि जिस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है जम्मू कश्मीर में, ये पहले कभी देखी नहीं गई थी। मंजूर साहब आपको बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ सरकार थी, कांग्रेस केंद्र में थी, 70,000 के करीब लोगों को धोखा दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बनाया गया। आज उनकी एक चली गई है। अरे सुनिए, आपके दौर में जब आपकी अब सरकार सेंटर में है, एलजी हुकूमत है, एलजी को इतने इख्तियार दिए गए हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है? जो आप ग्राफ देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी जिम्मेदारी है। हमने 70,000 के करीब नौकरी दिए, 40,000 हमने दे दिया उसमें। और आप देखेंगे सरकार बनते ही लोकसभा के बाद उनको जवाब देगी, उनको जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी चाहिए, कांग्रेस। शर्म आनी चाहिए आपको। इकबाल ताहिर साहब पीडीपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी इल्जाम लगा रही है। क्यों नहीं रेगुलराइज? इकबाल ताहिर साहब, महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो अलहदगी पसंदों के साथ जो है वो जिस तरह का सपोर्ट दिखा रही है या जिस तरह के बयान अब दे रही हैं वो उनके किसी काम नहीं आने वाले, और इस तरह के बयान से जो है वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी दे रही हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने कभी सेपरेटिज्म को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि जो भी बात हमने कही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कही है। हमारी देखिए, कोई भी हो वो इंडियन सिटीजन है, हम एक इंडियन सिटीजन के नाते बात कर रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल होना चाहिए। अगर आप किसी भी बेगुनाह को जेल में रखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है और ये डेमोक्रेसी की भी वायलेशन है। हमने न सिर्फ शबीर अहमद शाह साहब की बात की है, बल्कि जो आम नौजवान जो जेलों में बंद हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको भी आप रिहा करें। हमारा ये मुतालबा है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी इनोसेंट्स हैं, जो जेलों में बंद हैं, स्टेट से बाहर है, उनको रिहा किया जाए। और जमहूरियत में ये जरूरी है कि आप जो अपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं उनको भी अपनी बात कहने का हक दिया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए और लोगों पे छोड़ा जाए। वो जिस थॉट, जिस ओपिनियन के साथ वो अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं वो उनपे छोड़ देना चाहिए। मंजूर साहब, तो इसमें इशू कहां पर है कि अगर बात की जा रही है, चाहे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस अगर बात कर रही है कि वो जो जेलों में बंद है, अगर वो इनोसेंट है उनको रिहा किया जाना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल प्रोसेस आगे बढ़नी चाहिए, और अगर कोर्ट कोई फैसला ले रहा है तो इतना एतराज क्यों जताया जा रहा है? यहाँ पर बात तो ये की जा रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जिस तरह से जेलों में बंद लोग हैं उनके ट्रायल्स होते हैं वो होने चाहिए, उस पर बात की जा रही है। तो इसमें बीजेपी इतना एतराज क्यों जताती है? मुनाजा जी, हमें ऐतराज इस चीज का नहीं है, हमें ऐतराज है जब आप एक एंटी नेशनल, जो यहाँ पर एक्स मिलिटेंट रहा है, जो सरगर्मियों मिलिटेंटों में मुलवस था, शबीर शाह, क्या ये बीजेपी का एक एजेंडा नहीं रहा है कि जब 2014 के बाद और खास तौर से 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, उसके बाद कि ये एक नारा भी रहा है कि देखिए किस तरह से वो लोग जो अलहदगी पसंद का नजरिया रखते थे वो किस तरह से मेन धारे में आ रहे हैं, और ये भी कहा गया था कि देखिए ये भी हमारा एक मकसद है कि जो मेन स्ट्रीम से हटकर है उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो अगर बीजेपी का ये एजेंडा हो सकता है तो पीडीपी, एनसी, कांग्रेस का क्यों नहीं? देखिए, हमने पहले कहा हम उन चीजों का एतराज नहीं करते। देखिए मैडम, आज जो जेलों में बंद है उनका काम है वो कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या वो इन्वॉल्व है, और अगर वो ना इनोसेंट से उनको छोड़ दिया जाएगा। कानून, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा वो कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि आप मुझे बताइए, आज कुछ हुर्रियत के नेताओं ने फार्म भरा तो बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं थी, हमने वेलकम किया उस चीज का। लेकिन जो यासीन मलिक, शबीर शाह, जो किलिंग्स में मुलवस है, जिन्होंने हमारे इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की जाने ली है, उन जैसे लोगों को क्या हम माफ करें? क्या हम उन लोगों को फिर से यहाँ पर वापस छोड़े? वो यहाँ जम्मू कश्मीर का वो कोर्ट डिसाइड कर रही है, ट्रायल चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है, वो केसेस जो है वो चल रहे हैं कोर्ट में, उनकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है।
दीपांशु जी आपके पास आना हाँ, चाहूंगी, मुझे ये बताइए दीपांशु साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है 370-35A का, हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 100 साल लग जाएंगे। एक तरफ तो मैंडेट में ये कहा जा रहा है कि 370 को वापस लाएंगे, पर साथ में ये भी बयान दे रहे हैं कि 100 साल लग जाएंगे। ये लोगों को डिसीव करने की बात नहीं, और कांग्रेस जो है वो इस पर कोई बयान नहीं दे रही है, इतनी साइलेंस इस पर क्यों? देखिए 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370-35A एब्रोगेट हुआ था, 6 अगस्त को ही हमारी CWC में कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना, जिसके चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसी टाइम हमने अपना पॉलिटिकल बिलीफ सबके सामने रखा था कि हम चाहते हैं कि कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हो, कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ जॉब राइट्स लोकल कम्युनिटीज जम्मू कश्मीर के लिए, और कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स मिले। हमारे कल्चर को बचाया जाए, हमारी लैंग्वेज को बचाया जाए, हमारे जमीनों को बचाया जाए, पानी, हवा, सब जो नेचुरल रिसोर्सेज है जम्मू कश्मीर के, उनको बचाया जाए। क्योंकि भाजपा RSS का ये एक मोटिव है कि हमारे घर आके हमारे घर को बेचना, हमारे जमीन जायदाद, खेत खलियान, बाग, आब हवाओं को बेच के भाजपा RSS अदानी अंबानी को देना, इनका ये पॉलिटिकल बिलीफ है, इनकी मंशा ये है। और उस मंशा के खिलाफ अगर कोई धड़ल्ले से खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस का स्टैंड 370-35A पे क्या है? आपकी अलायंस पार्टनर जो है वो कह रही है कि हमारा एजेंडा 370-35A को वापस लाना है, हालांकि कह रही है 100 साल लगेंगे। स्पष्ट है, अब वो क्या बोले 100 साल लगे, 50 साल लगे। कांग्रेस पार्टी को, मैं कांग्रेस पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। हमारा ये मुख्तलिफ सा एक पॉलिटिकल बिलीफ है कि हमने सबसे पहले स्टेटहुड को वापस लाना है, हमने जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे हमारे लोकल्स के लिए सेव करनी है, और हमने प्रॉपर्टी राइट 370 पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और जो भी गंदी नजर भाजपा RSS की यहाँ पे हमारे खेतों के लिए, उसको रोकना है। और जहाँ तक ये मंजूर साहब को, इनको बीच में बोलने की बहुत बुरी आदत है, जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको समय मिलेगा 370 पे आप बताइए ना कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आपको शायद पढ़ना लिखना आता नहीं है मंजूर साहब, आपको सुनना भी नहीं आता। मैंने अभी बोल दिया ना आपको कि स्टेटहुड वापस लाएंगे, प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, और हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा इतिहास, हमारा सोशल फैब्रिक जो जम्मू कश्मीर की जो रियासत है उसको बचाएंगे। इकबाल ताहिर साहब, PDP के मैनिफेस्टो में अफ्स्पा, PSA, UAPA जैसे कानून को रेवोकेशन की बात की गई है, लेकिन ये बताइए जब मौके थे PDP के पास तब इन पर इन कानून को क्यों नहीं हटाया गया, ये अमेंडमेंट क्यों नहीं लाया गया, इनको रेवोकेशन क्यों नहीं हो पाई? नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर आपको याद है 2002 में हमने पोटा को रिवोक किया, और हमने वादे किए थे लोगों को आसानी पहुंचाने, उनकी दिक्कतें दूर करने की और एक हीलिंग टच पहुंचाने की कोशिश की, हमने वो किया। और हमने यहाँ पे माहौल साजगार किया, क्रॉस एडोसी ट्रेड रिज्यूम किया, और पॉलिटिकल कैदियों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया। तो हम अभी भी कमिटेड हैं, जो भी ड्रैकोनियन लॉज हैं जिनका एब्यूज हो रहा है, जिनका मिसयूज हो रहा है, जो डिसेंडेंट्स हैं उनको दबाने के लिए, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स उनको दबाने के लिए, सिविलियंस को दबाने के लिए, नौजवानों को दबाने के लिए, जो भी ड्रैकोनियन लॉज है, हम पूरे कमिटेड हैं और वचनबद्ध हैं कि उनको रिपील किया जाएगा और उनमें तरमीम लाई जाएगी। ठीक, ये बता दीजिए मंजूर साहब, जिन लॉज को रिवोक करने की बात की जा रही है उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? सिर्फ PDP की बात नहीं है, UAPA जैसे कानून को रिवोक करने की बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी है। बीजेपी का क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात मैम, अगर जब इनकी सरकार आएगी, जो इन्होंने दावे, वैसे इनके दावे हमेशा झूठ पे ही होते हैं, और हम इनको ये जो मैनिफेस्टो था ये सारा झूठ पे है। कभी ये जब सरकार में होते तब इनकी भाषा एक होती है, सरकार के बाहर रहते फिर ये प्रो पाकिस्तानी हो जाते हैं। आज जो इनका मैनिफेस्टो है वो मैंने पहले ही कहा, कंट्रोवर्शियल है, प्रो पाकिस्तान जो ISI ने जो प्लांट इनको बताया है उन चीजों पे चल रहे हैं। मुझे बताइए, UAP जैसे एक्ट या कश्मीर में जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो तो इन्हीं की दौरों में लाए थे। पैलेट गन का आप सबसे ज्यादा देखेंगे वो तो PDP गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, हजारों की संख्या में लोग उससे अंधे हुए। आप जेलों की बात कर रही थी अभी, आप देखिए PDP गवर्नमेंट में कितने अभी तक जो हमारे नौजवान थे कितने जेलों में भरे गए। ये जो एक मैनिफेस्टो बनाया गया है, जब ये सरकार बनाएंगे दावे बहुत करेंगे, फिर आप देखेंगे सरकार बनने के बाद इनका जो चेहरा और जो काम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। दीपांशु जी, ये जिन एक्ट्स की आज बात की जा रही है, नहीं, ठीक है, इकबाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी इन्हीं की पार्टी के साथ कोalition थी तो हमने 12,000 FIR जो है वो वापस लिए हैं।
और हमने सीज फायर करवाया जब इनकी गवर्नमेंट थी और हमारी गवर्नमेंट थी। और उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को यहाँ पे लाया, यहाँ पे 40 पार्लियामेंट मेंबर्स आए और उन्होंने हुर्रियत के साथ बात करने की कोशिश की। और हमने हमेशा ये कोशिश की कि जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा खुद का एजेंडा है, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और हमने इनके एजेंडा ऑफ अलायंस में भी ये बात रखी, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ बात करने की बात हो, चाहे वो हुर्रियत के साथ बात करने की बात हो, वो हमने इनके साथ जो एजेंडा अलायंस उसमें रखा। और हमने जिन एक्ट्स की बात की जा रही है, चाहे पीडीपी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, यूएपीए हो, पीएसए हो, आफ्सपा हो, ऐसे कानून को रिवोक करने की जो बात हो रही है, इनको लाई कौन पार्टी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने किया, ये सवाल आपसे। देखिए, जो जिन एक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएपीए हो, पीएसए हो या बाकी जितने भी आप एक्ट्स गिनने में तो बहुत सारे होते हैं। तो हिंदुस्तान के स्तर पे, जम्मू कश्मीर के स्तर पे बात किया जाए, टाइम टू टाइम हर रेगुलेशन, हर पॉलिसी, हर लॉ को रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू के बाद उसकी मेरिट्स और डीमेरिट देखनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि टाइम टू टाइम क्या इन पॉलिसीज की वजह से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर कांग्रेस इतने सालों तक जो है पावर में रही, क्या तब ये नहीं होना चाहिए था? जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम भी हमने बोला और 24 में भी ये बातें उठी थी कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम हर एक एक्ट को अनबायस्ड तरीके से रिव्यू करेंगे, जनता से पूछेंगे और उसके बाद हम एक फैक्ट चेक करेंगे कि इस पॉलिसी का क्या असर है। अगर कोई पॉलिसी जनता के अगेंस्ट जा रही है, अगर कोई पॉलिसी जनता के सुख सुविधा में अड़चन पैदा कर रही है, उस पॉलिसी को फिर रिवोक किया जाए। यहाँ पर डायलॉग डिस्कशन से तो कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलवाई है। ये 3-4 लॉ को हटाने की कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें प्रॉपर एक बड़ी बात थी, क्योंकि अगर अब इस वक्त ये बड़ी बात हो चुकी है, ये पहले से ही ये जब लाए गए थे कानून और लागू हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, ये तभी अंदाजा लगाया जाना चाहिए था। अब बहरहाल क्योंकि अब ये मुद्दा बन चुका है, मैनिफेस्टो में भी आ चुका है, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ये एजेंडा होना चाहिए था। बहरहाल वक्त की कमी है जी, एजेंडा में है, अच्छी बात है, आप बात मुकम्मल कर लें। 2 सेकंड, अच्छी बात है, एजेंडा में होना भी चाहिए, डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू के बाद अगर कोई लॉ वापस लेने की जरूरत है उसको वापस लेना चाहिए, इसमें तो किसी को भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। चलिए ठीक, बेहद शुक्रिया दिबांशु साहब, मंजूर साहब और इकबाल साहब, आप तीनों का हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आदाब।